हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2022 सीडीपी की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। हर एग्जाम्स में आपका सीटेट में विकास के सिद्धांत से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे सिद्धांत देखने के बाद में लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आप इन्हें अच्छे से करें, क्योंकि इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने ही हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आज हमने ये टॉपिक रखा है। ठीक है, तो देखते हैं विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं और इनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। अब सब जब पता होंगे आपको तभी आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हमने लिया है विकास के सिद्धांत में विकास की दिशा का सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है कि वृद्धि और विकास की अपनी ही दिशा होती है। सबसे पहले जब आपको पता होगा कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है तभी आप ये सिद्धांत पढ़ेंगे तो समझ आएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आने वाले। तो बहुत पहले हमने जब पूरी लगातार क्लासेस डाली थी तो वहाँ पर आपको वृद्धि विकास सारी चीज़ें बताई थी, तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। फिर भी आपको बता दें कि जो वृद्धि होती है ये शारीरिक होती है, मतलब शरीर के अंगों का बढ़ना, लंबाई चौड़ाई का बढ़ना, ये वृद्धि कहलाती है। और वृद्धि का मापन संभव होता है, अर्थात वृद्धि मात्रात्मक होती है। जबकि जो विकास होता है यह क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास। और विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आ जाती है आपकी, अर्थात विकास जो है व्यापक होता है। और विकास मात्रात्मक तो होता ही है, साथ ही साथ में यह गुणात्मक भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत में वृद्धि और विकास की अपनी ही दिशा होती है। ठीक है, इसके अनुसार जो बालक का विकास होता है जन्म के बाद, मतलब सिर से पैर की ओर होता है। मतलब सबसे पहले बालक का मतलब जन्म के बाद क्या, जन्म से ही सिर से पैर की ओर होता है। मतलब पहले सिर का विकास होगा, इसके बाद धड़ का विकास होगा। मतलब इस तरीके से विकास का एक दिशा चलती रहती है और अंत में पैरों का विकास होता है। ऐसा दिशा के सिद्धांत में कहा गया है। अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद, मतलब गर्भधारण के बाद से ही सिर से पैर की ओर होने लगती है। इस प्रकार विकास को मस्तक बोधमुखी, सिर बोधमुखी, चोटी से एड़ी कहते हैं। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेता है प्रॉक्सिमो कोडिस्टल क्या है, या फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है आपका यही कि मस्त क्या कहलाता है, सीफेलोकोडल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना यदि सिर से पैर की ओर बात करता है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है तो उसमें किस प्रकार का विकास हो रहा है, तो हिंदी शब्द दिए होंगे तो इस तरह से कि मस्तक बोधमुखी, मतलब मस्तिष्क से सिर की ओर, सिर बोधमुखी सिर से पैर की ओर, चोटी से एड़ी, मतलब चोटी मतलब सिर और एड़ी मतलब पैर। ठीक है, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सीफेलोकोडल। ए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीफेलोकोडल। ठीक है, तो विकास की दिशा के सिद्धांत में 2 टर्म आपको याद रखने हैं, सीफेलोकोडल अर्थात बालक का विकास सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसे समीप दूराभिमुख कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बालक का विकास है वो केंद्र से प्रारंभ होकर, अब यहाँ केंद्र की बात करता है। ठीक है, केंद्र से प्रारंभ होकर सिर की ओर होता है। मतलब केंद्र से प्रारंभ होगा, इसमें पहले जैसे रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ, उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ का, और हाथ की फिर उंगलियों का विकास होगा। इस तरीके से इसमें चलता है। तो यदि आपसे बात करता है कि केंद्र से प्रारंभ होकर सिर की ओर विकास होता है तो यह किस दिशा का सिद्धांत है, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास की दिशा का सिद्धांत कहलाता है। इसी को समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहते हैं। हिंदी नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हुआ विकास का दिशा का सिद्धांत। दूसरा देखते हैं वृद्धि और विकास की गति एवं दर का सिद्धांत। मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा, पूछ लेते हैं कि सभी में वृद्धि और विकास की दर समान होती है या असमान होती है। एक क्वेश्चन बनता है दर को छोड़ करके मात्रा का, कि सभी में वृद्धि और विकास की मात्रा समान होती है या असमान होती है। तो ये दोनों क्लियर करेंगे डाउट हमारे। वृद्धि और विकास की गति और दर का सिद्धांत, इसी को कह दें कि विकास की असमान गति का सिद्धांत। यहाँ स्पष्ट है नाम से ही कि सभी में, जितने भी संसार के प्राणी हैं सभी में वृद्धि और विकास की जो गति है वो असमान होती है, मतलब समान नहीं होती है। ठीक है,
कैसी होती है? गति असमान होती है। गति को ही दर कहते हैं, याद रखना। यही क्वेश्चन पूछता है, कहेंगे वृद्धि और विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देंगे विकास की दर सभी में समान होती है, दूसरा दे देंगे विकास की मात्रा सभी में समान होती है, तीसरा दे देंगे विकास की दिशा सभी में समान होती है। तो इस तरीके से याद रखना कि जो वृद्धि और विकास की गति और दर की यदि बात करता है तो ये सभी में असमान होती है, समान नहीं होती। अब कैसे असमान होती है ये हम देखेंगे। तो विकास वैसे तो सभी में बराबर होता है, मतलब विकास होगा तो बराबर, सबके सिर का विकास होगा, सबकी बुद्धि का विकास होगा, शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों में यहाँ विकास होता है। चाहे आपका शारीरिक विकास कह दें, क्योंकि विकास व्यापक अवधारणा होती है और विकास में ही आपकी वृद्धि शामिल होती है। तो वृद्धि केवल शारीरिक अंगों की होती है, जबकि विकास आपका आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से देखने को मिलता है। तो क्या है कि विकास तो सभी में बराबर होता है, लेकिन विकास की गति हमेशा समान नहीं रहती, अर्थात विकास की गति असमान होती। मतलब किसी में बहुत जल्दी विकास हो जाता है, किसी में कभी कभी कुछ देरी से। मान के चलिए कोई बालक है तो कभी कभी होता है कि जन्म के बाद कुछ बालक 2 साल में चलने लगते हैं, ठीक है, तो इसकी गति थोड़ी सी जल्दी मतलब हो गई, मतलब विकास इसका जल्दी हो गया। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 2.5 साल में या 3 साल में चलना सीखते हैं। तो इस तरह से जो विकास की गति है वो कैसी होती है? असमान। लेकिन होगा सभी में विकास, क्योंकि चलना ये भी सीखा है और 2.5 साल वाला बालक भी चलना सीखा है। इस कारण से जो विकास की दर और गति है वो असमान होती है, होती सब में है लेकिन असमान होती है, याद रखना। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है कि शैशवावस्था की शुरुआत में विकास की गति कैसी होती है? तीव्र होती, मतलब शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा विकास होता है। अब चाहे आपका फिजिकली विकास हो या मेंटली, दोनों, ठीक है। बाद में मंद पड़ जाता है। बाद में कब? जब शैशवावस्था आपकी समाप्त होती है और आपकी बाल्यावस्था की शुरुआत होती है, तो वहाँ पर जो विकास है वो कैसा हो जाता है? थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और जब आपकी पुनः एडोलसेंस अवस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, तो इसमें फिर से विकास की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, परंतु यह कुछ समय पश्चात फिर से धीमी हो जाती है। इस प्रकार से जो वृद्धि और विकास की गति है उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी धीमी होगी, कभी तेज, फिर स्लो, फिर तेज हो जाती है। इस तरीके से चलता रहता है विकास, मतलब इसकी गति और दर समान नहीं होती बल्कि असमान होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो 2 सिद्धांत हो गए, पहला विकास की दिशा का सिद्धांत, दूसरा वृद्धि और विकास की गति एवं दर का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है विकास क्रम का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखना। विकास क्रम कह दें या विकास अनुक्रमिकता का सिद्धांत। तो विकास की दिशा सभी में निश्चित होती है, याद रखना। कैसे? उदाहरण के माध्यम से आपको बता दें कि विकास के क्रम में, मतलब जो विकास है या जो आपकी वृद्धि है वो एक क्रम का अनुसरण करती है। कैसे करती है? तो सबसे पहले जैसे बालक गर्भावस्था में होता है, इसके बाद शैशवावस्था में आएगा, इसके बाद बाल्यावस्था में आएगा, इसके बाद किशोरावस्था में आएगा। मतलब एक क्रम का अनुसरण कर रहा है। कभी ऐसा नहीं होता कि पहले बालक शैशवावस्था में आ गया, उसके बाद किशोरावस्था में आया, फिर गर्भावस्था में। ऐसा मतलब विकास का क्रम असमान नहीं बल्कि समान होता है। विकास के क्रम का सिद्धांत है, मतलब एक क्रम का अनुसरण करता है। तो याद रखना, विकास की गति एवं दिशा का सिद्धांत क्या होता है? सभी में विकास की गति और दिशा कैसी होती है? असमान होती है, लेकिन विकास का क्रम सभी में कैसा होता है? समान होता है, ठीक है। पहले बालक का सिर बनेगा, इसके बाद बालक के हाथ बनेंगे, इसके बाद पैर बनेंगे, मतलब इस तरीके से क्रम बता दिया आपको। तो ये विकास के क्रम का सिद्धांत, 3 सिद्धांत यहाँ पर हो गए। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसके बाद विकास की गति एवं दर का सिद्धांत और विकास क्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है। परस्पर संबंध कहें या अंतः संबंध कहें, तो ऐसा सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, अब बालक का विकास कितने रूपों में होता है? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है। तो ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे? यदि शारीरिक विकास हुआ है तो बिल्कुल 100% उसका मानसिक विकास भी हुआ होगा, सामाजिक भी हुआ होगा, संवेगात्मक, मतलब एक प्रभावित होने से आपके सारे विकास प्रभावित होते हैं, अब चाहे वो कोई सा भी विकास हो, ठीक है। तो यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक ये एक दूसरे से जुड़े हैं, मतलब ये परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का सही क्रम क्या है? तो ये क्रम से ही दिए हैं। सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास होता है, इसके बाद मानसिक होता है। अब इन दोनों में बदलाव कर सकते हैं, पहले सामाजिक और संवेगात्मक कह सकते हैं, या पहले संवेगात्मक और बाद में सामाजिक कह सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, मानसिक की जगह आपको कह देंगे संज्ञानात्मक विकास, या संज्ञानात्मक की जगह बौद्धिक विकास। तो एक ही बात है, आपने विकास के आयाम
आयाम पढ़े होंगे, वहाँ पर इसकी सारी जानकारी आपको बताई थी। ठीक है, तो ये हुआ परस्पर संबंध का सिद्धांत। यहाँ 4 सिद्धांत हमारे कंप्लीट हुए। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की गति और दर का सिद्धांत, नेक्स्ट हो गया आपकी विकास की मात्रा का सिद्धांत, और चौथा है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास या सतत विकास का सिद्धांत इसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, नाम से ही स्पष्ट है कि जो वृद्धि विकास है वो निरंतर और सतत तरीके से धीरे धीरे जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्या? विकास। तो विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि किसी व्यक्ति में आकस्मिक परिवर्तन से विकास नहीं होता। आकस्मिक का मतलब अचानक से, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो विकास की प्रक्रिया है वो आराम गति से और निरंतर धीरे धीरे चलती रहती है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसका मतलब क्या है निरंतर विकास का? इन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक परिवर्तन को विकास नहीं कहेंगे। मान के चलिए इनने कह दिया कि बालक का जन्म हुआ और जन्म के तुरंत बाद अचानक से ही बालक चलने लगा, मतलब इसे हम विकास नहीं कहेंगे, बल्कि जो चलने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद प्रारंभ होती है। इसी को कहा है निरंतर विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर 5 सिद्धांत हमारे हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत या इसी को व्यापक से विशिष्ट सिद्धांत कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। इसका मतलब होता है, इससे क्वेश्चन बनता है आपका कि बालक जो है पहले अपने संपूर्ण शरीर को चलाता है, इसके बाद हाथों को चलाता है, और फिर या फिर इस तरीके से कहेगा कि कोई बालक है, एक बॉल है, उसको पहले वो अपने संपूर्ण शरीर से पकड़ने की कोशिश करता है और कुछ समय के बाद में बालक अपनी हथेली से बॉल को पकड़ लेता है। यह किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसका मतलब है कि पहले बालक अपने पूरे हाथ को चलाएगा किसी कार्य को करने में, और जब वह यहाँ पर मैच्योर हो जाता है तो वह केवल मतलब जिस भाग की ज़रूरत है उसी को पकड़ने की कोशिश करता है। यही कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। इसे व्यापक से विशिष्ट, मतलब पहले संपूर्ण और फिर विशिष्ट चीज़, ठीक है, उसका प्रयोग करता है। खिलौने को उठाने में पहले वह क्या करेगा? छोटा होता है तो पूरे शरीर का इस्तेमाल करेगा, फिर जब वो समझ जाता है कि इसमें तो केवल हाथ की ज़रूरत है तो केवल हाथ का प्रयोग करेगा। तो यही कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। तो याद रखना, एकीकरण का सिद्धांत, यही क्वेश्चन पूछते हैं, बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के किसी एक विशिष्ट भाग को चलाना सीखता है, किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो एकीकरण के सिद्धांत का। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत हो गए। नेक्स्ट देखते हैं विकास रेखीय या लंबवत ना होकर के चक्राकार और वर्तुलाकार या सर्पाकार होता है। तो आपको बता दें कि जो विकास होता है यह रेखीय नहीं होता, मतलब एक रेखा में नहीं होता। विकास कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, मतलब एक वर्तुलाकार क्रम का अनुसरण करता है। तो क्या दिया है? इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि हुई है तो केवल लंबाई में ही वृद्धि नहीं होगी बल्कि उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। मतलब लंबाई के साथ चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, मतलब एक चक्र का अनुसरण करता है। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि यदि लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ ही साथ उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यहाँ पर प्रवेश करता जाता है। तो ऑप्शन यही पूछता है विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देंगे विकास रेखीय होता है, दूसरा देंगे विकास वर्तुलाकार होता है, नेक्स्ट देंगे विकास रेखीय और वर्तुलाकार होता है। तो जब ऐसा ऑप्शन हो तो विकास रेखीय तो होता ही है, साथ ही साथ वर्तुलाकार भी होता है। यदि केवल की बात करते हैं तो केवल रेखीय कभी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो जो बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और न ही वातावरण बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बनते हैं आपके, विकास के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन देंगे कि विकास को केवल वंशानुक्रम, तो कहीं भी आपको केवल ऑप्शन दिख जाए वो हमेशा गलत होता है और वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में खास करके गलत ही होगा। जब ऐसा ऑप्शन दें कि केवल वंशानुक्रम प्रभावित करता है, नेक्स्ट केवल वातावरण, या फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण, तो विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। याद रखना, इसकी अंतःक्रिया का परिणाम ही होता है विकास। ठीक है, विकास में जितना आपका महत्व वंशानुक्रम का रहेगा उतना ही आपका वातावरण का महत्व होता है। ठीक है, यदि वंशानुक्रम उसे प्रभावित कर रहा है तो बिल्कुल 100% वातावरण भी उसे प्रभावित कर रहा होगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये हुआ वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। सिद्धांत याद रखना कि कितने हमने सिद्धांत पढ़ लिए हैं।
नाम भी याद रखना, क्योंकि कभी यही क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह है आपका विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्या कहलाता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसे हम कहते हैं, ये एक हमारा टॉपिक अलग से दिया गया है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, तो एक ही आयु के दो बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषाई या संवेगात्मक विकास में विभिन्नता होती है। मान के चलिए कोई दो बालक हैं और दोनों ही 2-2 वर्ष के हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर पाया ही जाएगा, चाहे ये जुड़वा ही क्यों ना हो। इसका शारीरिक विकास अलग होगा, इसका अलग होगा। मतलब ये हो सकता है इसका जल्दी शारीरिक विकास हो जाए, इसका थोड़ा सा देर से हो, या इसका और भी जल्दी हो जाए। ठीक है, मतलब यही इनमें विभिन्नता पाई जाती है, चाहे वो मानसिक चाहे वो जुड़वा मतलब ट्विंस बच्चे ही क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ अंतर तो पाया ही जाता है। यही कहलाती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। और व्यक्तिगत विभिन्नता से यदि क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है, कभी भी एक ही वस्तु का इस्तेमाल करके बच्चों को नहीं सिखाना है, बल्कि व्यक्तिगत विभिन्नता में सभी का ध्यान रखना होता है और सभी को उनके अकॉर्डिंग चीज़ें देनी होती हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब चाहे एक ही आयु के ही दो बालक क्यों ना हो, उनके शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक विकास में विभिन्नता होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह उनके वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करता है कि वहाँ पर उनको कैसा वंशानुक्रम और कैसा वातावरण मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समान प्रतिमान। इसी को समान प्रतिदर्श, समान प्रतिरूप या समान प्रारूप का सिद्धांत कहते हैं। तो याद रखना, एक पढ़ा हमने एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, अब ए है समान प्रतिमान, इसी में कन्फ्यूजन होता है, तो ये याद रखना। वहाँ एकीकरण का मतलब क्या था? पहले संपूर्ण अंगों को, इसके बाद अंगों के किसी विशिष्ट पार्ट को चलाना सीखता है बालक। लेकिन यहाँ क्या है कि विकास का जो प्रारूप है दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा ही होता है। कैसे? सभी प्राणियों का विकास शारीरिक, मानसिक, भाषाई और संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। मतलब जो प्रतिमान है, प्रतिरूप होता है, ये सबका समान होता है। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, सामान्य से विशिष्ट। अब ऑप्शन देंगे, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो याद रखना, जो विकास है वो होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। पहले बालक सामान्य क्रियाएं सीखता है और बाद में कुछ विशिष्ट क्रियाएं सीख जाता है। ठीक है, तो यही कहलाता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट है संचार एवं पुनरावृत्ति। मतलब जो विकास होता है वो कैसा होता है? संचयी होता है। संचयी का मतलब इसकी पुनरावृत्ति होती है। ऑप्शन यदि आपको एग्जाम्पल दें तो शेष अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? आत्म प्रेम। मतलब स्वयं से बालक यहाँ प्रेम करता है, दूसरे व्यक्तियों की उसको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है, माता पिता को छोड़कर। ठीक है, तो शेष अवस्था में क्या होता है? आत्म प्रेम। और इसकी पुनरावृत्ति हमें कब देखने को मिलती है? मतलब बाल्यावस्था में फिर वो समाज से प्रेम करने लगता, परिवार से प्रेम करने लगता है। लेकिन पुनः जब किशोरावस्था लगती है तो उसमें फिर से बालक स्वयं से प्रेम करने लगता है, स्वयं को आईने में देखना, स्वयं से प्रेम मतलब आत्म प्रेम। तो यही कहलाता है कि विकास की पुनरावृत्ति होती रहती है। जो आपका विशेषता है आत्म प्रेम की, वो शेष अवस्था में थी, वही किशोर अवस्था में फिर से देखने को मिल जाती है। मतलब संचयी, मतलब इसका पुनरावृत्ति होती रहती है। यही कहलाता है संचयी और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, या इसी को पूर्व कथनीयता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात विकास की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं बालक को देख करके। तो ये 12 सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आप एक बार इसे रिकॉल करें कि सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा विकास की दिशा का सिद्धांत, इसमें सीफेलोकोडल मतलब सिर से पैर की ओर विकास, प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसमें समीप से दूर या फिर केंद्र से सिर की ओर विकास होता है। नेक्स्ट वृद्धि और विकास की गति सभी में समान नहीं होती लेकिन बराबर होती है। नेक्स्ट है विकास क्रम का सिद्धांत, सभी में विकास का क्रम निश्चित होता है। पहले बालक गर्भ में आएगा, इसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था। ऐसा नहीं होगा कि पहले बाल्यावस्था फिर गर्भावस्था। नेक्स्ट सिद्धांत परस्पर संबंध, मतलब व्यक्ति का जितना भी विकास होता है ये सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक के प्रभावित होने पर दूसरा प्रभावित होता ही है। नेक्स्ट निरंतर विकास, मतलब विकास आकस्मिक परिवर्तनों से नहीं बल्कि सतत रूप से धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। नेक्स्ट एकीकरण, मतलब बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों को फिर अंगों के किसी विशिष्ट पार्ट को चलाना सीखता है। विकास रेखीय नहीं बल्कि लंबवत, ना ही रेखीय बल्कि चक्राकार वर्तुकार होता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब संसार के कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं हो सकते। नेक्स्ट समान प्रतिमान, प्रतिदर्श, प्रतिरूप, प्रारूप का सिद्धांत, मतलब सभी में जो विकास का प्रारूप है वो समान होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, इसकी संचार और पुनरावृत्ति संभव है।
और विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। दिया है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, और ये पिछली परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। दिया है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, अब आपको सारे बता दिए। हमने पढ़ा था सतत विकास का सिद्धांत, जिसे निरंतर विकास का सिद्धांत कहते हैं। ये तो हमारे विकास का सिद्धांत है, और पूछा है कि कौन सा एक नहीं है। दिया है विकास की दिशा का सिद्धांत, ये भी हमारा सिद्धांत है, जिसमें हमने पढ़ा सीफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिर से पैर की ओर और केंद्र से दूर की ओर विकास। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये भी हमने पढ़ा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब संसार के कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं हो सकते। नेक्स्ट दिया है विशिष्ट से सामान्य नहीं, हमने पढ़ा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, ना कि विशिष्ट से सामान्य। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। और पूछा भी यही था कि कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है एक बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को, फिर दोनों में समन्वय स्थापित करना सीख लेता है। यह विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमने अभी आपको बताया, ये कहलाता है आपका क्या समान प्रतिमान? नहीं। ये तो हमने पढ़ा था कि सभी में विकास का प्रारूप समान होता है, ये नहीं। एकीकरण, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें ही बालक पहले संपूर्ण को, मतलब जिसे हमने व्यापक से विशिष्ट पढ़ा था, ठीक है, व्यापक से विशिष्ट भी कह सकता है यहाँ। तो पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के पार्ट को चलाना सीखता है, और फिर दोनों में समन्वय हो जाता है। नेक्स्ट, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, नहीं। भविष्यवाणी, ये भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? अभी आपको बताया कि जो वृद्धि और विकास के हैं तो बाकी सभी सिद्धांत, लेकिन मुख्य सिद्धांत माना जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, जिसे व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन बने थे, ज्यों के त्यों क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं, किस तरह से लैंग्वेज में पूछते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये दिए हैं तत्परता और अभ्यास के, ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास के क्षेत्रों का सही क्रम, हमने अभी आपको बताया था कि विकास का क्रम पूछ लेते हैं। तो परस्पर संबंध हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर आपको बताया था कि जो मानव विकास का क्रम होता है, सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, इसके बाद बालक का मानसिक विकास होता है, इसके बाद यहाँ हम बदल सकते हैं, यहाँ संवेगात्मक और फिर सामाजिक भी कह सकते हैं इन दोनों में, और या फिर सामाजिक और संवेगात्मक कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट रहेगा। तो यहाँ शारीरिक कहाँ है? ये दो तो पहले ही कट जाते हैं, क्योंकि पहले शारीरिक होना चाहिए, तो अब हो सकते हैं ये दोनों। आध्यात्मिक की बात कहीं की नहीं गई है दूसरे नंबर पर, तो एक गलत हो गया। अब आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। इस तरीके से आपको ऑप्शन काटने हैं। पहले शारीरिक होता है, हमने आपको बताया था। मानसिक विकास को ही आपका संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास भी कहते हैं, और यही ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट, संवेगात्मक और सामाजिक, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो वृद्धि और विकास से क्वेश्चन है ये। किसका अर्थ केवल आकार की बात की गई है? तो आकार बढ़ने से है अभिवृद्धि का। ठीक है, आकार बढ़ने से किसका अर्थ होता है? अभिवृद्धि। और अभिवृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है। शरीर के अंगों में होने वाली वृद्धि, कोशिकीय वृद्धि जो कहलाती है, वो अभिवृद्धि होती है। एक क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कहेंगे अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत आती है या विकास अभिवृद्धि के अंतर्गत? तो विकास का क्षेत्र व्यापक है, अतः अभिवृद्धि में जितने परिवर्तन होते हैं वो सारे विकास में आते हैं। और अभिवृद्धि केवल कैसी होती है? शारीरिक। जबकि जो विकास होता है ये सभी पक्षों में होता है, आपका शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, और संवेगात्मक भी होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास का अर्थ क्या है? अब ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं कि विकास जो है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला तो है, बिल्कुल, मतलब सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें इन सभी में से भी बहुत सही ढूंढना है, मतलब परफेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो जो विकास है, विकास ये तो सही है। फिर दिया है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाला, ये भी सही है। अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तनों की उत्तरोत्तर, याद रखना कहीं भी उत्तरोत्तर श्रृंखला दिया है तभी वो आपका करेक्ट आंसर होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। नेक्स्ट है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप, तो इसका राइट आंसर रहेगा जो विकास होता है वो अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला कहलाती है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बहुत ही परफेक्ट है, मतलब ए भी इसमें आ जाएगा, ए भी इसके अंतर्गत आ जाएगा और ए भी इसमें चला जाएगा, मतलब परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? भाई कौन सा सिद्धांत है? तो यहाँ दिया है विकास की दर सभी में समान नहीं होती, हमने पढ़ा था।
विकास की गति और दर समान नहीं होती सभी में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास हमेशा रेखीय नहीं, विकास रेखीय नहीं बल्कि वर्तुलाकार भी होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, नहीं, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं, गलत, विकास की सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो अंतः संबंधित होती हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर कोई भी विकास हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से वृद्धि और विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में यदि आप चाहते हैं कि विकास के आयाम, शारीरिक विकास क्या होता, मानसिक विकास क्या होता है, तो कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। थैंक यू।